तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर एफडी कराते हैं किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कि फिक्स डिपॉजिट आप कराने जा रहे हैं, तो इसके बारे में इनकम टैक्स के रूल्स क्या कहते हैं। क्या कोई लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर एफडी कराने की, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और अगर आप एक लिमिट से ज्यादा एफडी करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स की तरफ से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो को डिटेल में समझाऊंगा कि टीडीएस काटने की क्या लिमिट है, एफडी पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर, और कौन से ऐसे वो 3 तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप बचा सकते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे, किसके ऊपर, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो आपको एफडी पे मिलने वाला है। तो गाइस ये पूरे डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस मैं हमेशा देखता हूं कि आप लोग वीडियोस को देखते तो प्यार भी देते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यार मुझे मोटिवेट करने के लिए लाल बटन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई नई वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस पहले बात करते हैं एफडी की लिमिट के बारे में। देखिए इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम टैक्स रूल में मेंशन है, रूल नंबर 114 ई कहता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं किस नेचर की, एफडी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा की है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो गाइस उन सारे केसेस के अंदर क्या होता है, वहां पर आपके पैन नंबर को, आपके एफडी अकाउंट नंबर को, आपके नाम को, आपकी सारी डिटेल्स को रिपोर्ट किया जाता है बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, या जहां पे भी जिस भी बैंक में, जिस भी एनबीएफसी में आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है, तो वो आपकी इस ट्रांजैक्शन को जो है रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। और गाइस इन सारी ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको आपने सुना भी होगा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि एक पर्सन ने इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कर दी जिसके बेसिस पे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चेक करेगा, आपके पैन के बेसिस पे सारी डिटेल चेक करेगा, सारी इनकम चेक करेगा, आपकी आईटीआर चेक करेगा, और हो सकता है कि वो आपको लीगल नोटिस भी भेज दे। तो गाइस इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से ना सारे बैंक और एनबीएफसी को, जो पोस्ट ऑफिस है, उन सबको ना फॉर्म 61A के अंदर जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी या फिर आपका एनबीएफसी, ये सब रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स को। और अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर वहां पे चेक करता है क्या इस पर्सन ने अपनी आईटीआर भरी। गाइस इसके अंदर भी 2 सिनेरियो है, क्या कि अगर आपने एफडी कर दी 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की, तो उस केस में अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि इस पर्सन ने 10 लाख से ज्यादा की एफडी करी है। क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों वैसे भी हालांकि बैंक रिपोर्ट भी ना करे ना, तो भी सारी की सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन के बेसिस पे इजिली थर्ड पार्टी से आराम से निकाल लेता है। आपका पैन डालेगा तो उनके पास एक ऐसे सिस्टमैटिक टूल्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास एक क्लिक करके आ जाती है। यानी कि आपका पैन नंबर डाला, क्लिक करा और सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई कि इस पर्सन ने कितने की एफडी कराई है, कितने के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी है, कितने की कैश में ट्रांजैक्शन करी है, कितना कैश जमा करा है, कितना निकाला है, कितनी सैलरी इनकम है, कितने इंटरेस्ट की इनकम है, कितना कमीशन है, कितना बैंक से एफडी पे ब्याज आ रहा है। तो गाइस ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैंक को पता लग जाती है। अब बैंक वहां पे क्या करेगा, जब पर्सन ए ने 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराई तो बैंक वहां पे क्या करेगा, 2 काम करेगा। क्या, एक तो ये चेक करेगा कि इस पर्सन ने एफडी तो कराई 10 लाख से ज्यादा की, पहला क्या इस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल करी या नहीं करी। देखिए अगर आईटीआर फाइल नहीं करी तो 110% चांस है कि पर्सन ए को नोटिस आने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब उसके बाद जो दूसरा सिनेरियो दोस्तों क्या है कि इसने आईटीआर फाइल तो करी, अब उसमें भी 2 बातें, आईटीआर फाइल करी लेकिन इसने क्या करा, 12 लाख रुपए की तो एफडी करवा दी साल में, और आईटीआर भरी सिर्फ 2 या 2.5 लाख रुपए की, तो कुछ ना कुछ, क्या कुछ तो गड़बड़ है। आप समझ गए ना। तो इस केस में क्या होगा, वहीं पे फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लीगल नोटिस देके पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि भाई आप हमें ये बताओ आपके पास इतना पैसा कहां से आया, यानी कि हमें आप जेन्युइन सोर्स जो है, जिस पैसे से आपने एफडी करी है उसका सोर्स बता दो। कहीं उसका सोर्स क्या नहीं है, सस्पिशियस तो नहीं है, कहीं 2 नंबर का पैसा तो नहीं लेके आया। तो गाइस वहां पे आपकी चेक करेगा। और अगेन इसमें जो दूसरा सिनेरियो आता है कि आपने 10 लाख से ज्यादा की एफडी तो कर दी, आपने 12 लाख की एफडी कर दी, लेकिन आपने आईटीआर 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास जस्टिफिकेशन है
कि भाई देखो आईटीआर तो मेरी 4 लाख की है, लेकिन आईटीआर मेरी 5 लाख 6 लाख की है, लेकिन क्या जस्टिफिकेशन है कि भाई मेरे पास ये जो पैसा है ये मेरे पिताजी ने मुझे ट्रांसफर कर दिया, या फिर ये जो पैसा मैंने अपनी पुरानी सेविंग से जोड़ के रखा था तो मैंने इकट्ठा करा, मेरे सेविंग अकाउंट में था, मैंने एफडी करवा दी 12 लाख की। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया लिमिट के बारे में। अब आप बोलोगे सर इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपके पास जेन्युइन प्रूफ आपको अवेलेबल रखना है। यानी कि अगर आपने पैसा अपने रिलेटिव से लिया है, एज अ गिफ्ट लिया है आपके फादर को, भाई आपके फादर को क्या हुआ, आपके फादर को रिटायरमेंट में 1 करोड़ का पैसा मिल गया, 1 करोड़ का फंड मिल गया, उन्होंने आपको 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में, और आप वैसे भी इनकम कमाते हो, और अगेन आपने उस 15 लाख की क्या कर दी, एफडी कर दी। तो आपके पास जेन्युइन प्रूफ आ गया ना कि भाई मेरे को मेरे पापा ने पीएफ का पैसा उनको मिला था, ऑब्वियसली उन्होंने टैक्स पे करा है और उसके बाद उन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया। तो वहां पे आप क्या करें, उस 15 लाख का जो आपके पापा ने आपको एज अ गिफ्ट दिया है, क्योंकि रिलेटिव के केस में दोस्तों आप जो पैसा लेते हो अपने रिलेटिव से, और रिलेटिव भी दोस्तों डेफिनेशन में ये सारे लोग आते हैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, तो आप इनसे पैसा लेते हो तो आपका वो टैक्स फ्री हो जाता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स एज सच देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसके केस में आपको क्या करना है, गिफ्ट डीड जरूर बना लेनी है, और साथ में क्लबिंग प्रोविजन का भी ध्यान रखना है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप ये एफडी की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको अपनी आईटीआर जरूर फाइल करनी है। उसके अंदर अपनी आपको प्रॉपर जितनी भी आपकी सोर्सेज से इनकम है, चाहे सैलरी इनकम है, चाहे कैपिटल गेन की इनकम है, चाहे अदर सोर्स की इनकम है, सब कुछ आपको प्रॉपर शो करके, या आप किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, इवन आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टीडीएस के बारे में कि सर क्या टीडीएस काटने की कोई लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से? देखिए दोस्तों, पहले तो ये कि जो आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर वो आपका टैक्सेबल होता है, वो उसके ऊपर कोई टैक्स की छूट नहीं है। आपको जो भी ब्याज मिलेगा एफडी के ऊपर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन हाँ, इनकम टैक्स लॉ ने कुछ यहाँ पे एग्जम्पशन, कुछ रिलैक्सेशन दे रखे, किसको, जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको क्या बोल रखा है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी से, आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल के बराबर उससे ज्यादा है, तो वो लोग अपनी जो है टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर, कितने तक की, 50,000 रुपए तक की। लेकिन जो लोग अदर देन सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है, यानी कि हम जैसे नौजवान, तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है। उनकी जितना भी उनको ब्याज मिलेगा एफडी पे वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा अदर सोर्स। अब बात करते हैं कि सर बैंक कब कब आपका टीडीएस काटेगा, जब हमें वो इंटरेस्ट पे करेगा हमारी एफडी के ऊपर। आपने बैंक में एफडी करा रखी है, आपने चाहे पोस्ट ऑफिस में करा रखी है, आपने एनबीएफसी में करा रखी है, किसी निधि कंपनी में करा रखी है, कोऑपरेटिव बैंक में करा रखी है एफडी, या फिर टाइम डिपॉजिट की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, तो दोस्तों उस केस के अंदर बैंक के ऊपर लायबिलिटी कब आती है? इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर बैंक आपको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है एफडी के ऊपर 40,000 से ज्यादा का, तो उस केस में वो आपका 10% का टीडीएस काटेगा। और यही लिमिट दोस्तों बढ़ के आपकी कितनी हो जाती है, 50,000 हो जाती है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। इसका मतलब आपकी उम्र 60 साल के बराबर उससे ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि सर मेरी उम्र अभी 30 इयर्स की है, ठीक है जी, और मैंने अपनी एफडी करवा दी एसबीआई के अंदर, जिसपे मुझे उन्होंने ब्याज दिया 35,000 रुपए का। तो जब एसबीआई बैंक मुझे वो 35,000 पे करेगा, क्या वो टीडीएस काटेगा 10%? द आंसर इज नो, वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन सर अगर वो मुझे 45,000 रुपए यानी कि 45,000 का मुझे ब्याज दे रहा है पूरे साल का एफडी जो मैंने कराई है उसके ऊपर, तो क्या वो 10% टीडीएस काटेगा? यस दोस्तों, फिर आपका 45,000 इंटू 10% यानी कितना, 4500 रुपए आपका टीडीएस कटेगा, और बाकी का जो बैलेंस बचा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर दोस्तों यही लिमिट में बात करता हूं किसके बारे में, एक पर्सन है जिसकी उम्र 65 ईयर्स है, यानी कि वो हमारे सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में दोस्तों वो लिमिट कितनी है, 50,000। तो उसका मतलब अगर उनको 49,000 रुपए का ब्याज मिला तो क्या एसबीआई टीडीएस काटेगा? द आंसर इज नो, यानी कि वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर उनको ब्याज मिला कितना, 70,000 रुपए का या फिर 55,000 रुपए का, तो उनका टीडीएस कटेगा 10% का। अगेन दोस्तों टीडीएस कटेगा, सेक्शन 194A हमारा कहता है। तो मैंने दोनों सिनेरियो में आपको लिमिट बता दी है। अच्छा सर, ये तो आपने नॉर्मल बता दी सिचुएशंस की भाई टीडीएस काटने की क्या लिमिट है बैंक के हिसाब से। सर ऐसा कोई तरीका बताओ कि हमारा टीडीएस ना कटे, यानी कि हमारा बैंक टीडीएस ही ना काटे, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो गाइस आज की वीडियो में ना ऐसे 3 आपको मैं देने वाला हूं, ऐसी 3 ट्रिक समझाने वाला हूं जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। किसके ऊपर? अगर आपने एफडी करवा रखी है ना, तो पहले तो दोस्तों इस वीडियो को ना अभी पॉज कर दो और अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं, जानकार हैं, आपके जितने यार दोस्त हैं ना, सबके साथ शेयर करो। मुझे पता है क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर सभी लोगों ने क्या कर रखा है, एफडी करवाई होती है। क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े, क्या कहते हैं कि एफडी भाई बिल्कुल सिक्योर है, आराम से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी ने ऑलमोस्ट ज्यादातर एफडी करा रखी होती है।
तो सबके साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, आपको क्या करना है कि आपको अपना इस तरह से प्लान करनी है एफडी सारे बैंक्स के अंदर कि आपका टोटल जो ब्याज बने ना एफडी से वो 40,000 से ऊपर ना हो एक बैंक में। नहीं समझ आया सर, एग्जांपल से समझाओ। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं 10 लाख रुपए की एफडी एसबीआई बैंक में जाके कर देता हूं 6% के हिसाब से, तो मुझे कितना ब्याज मिला? 60,000 रुपए का। और अगेन एसबीआई बैंक मुझे 60,000 अगर पे करेगा तो उसके ऊपर 10% टीडीएस काटेगा, यानी कि 6,000 रुपए। और तो मेरे को अकाउंट में मेरे कितने मिलेंगे? 54,000 रुपए। तो मेरा टीडीएस तो कट गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताना है, जो पहली ट्रिक है क्या है वो, कि आपको इस तरह से प्लान करना है कि वो जो एफडी 10 लाख की है ना, वो आपको 2 बैंक में करनी है, फिर 3 बैंक में करनी है। यानी कि मैंने 5 लाख की एफडी तो करी एसबीआई बैंक में, बाकी 5 लाख की एफडी मैंने एचडीएफसी बैंक में कर दी। तो आप समझ सकते हो कि 5 लाख के ऊपर 6% के ब्याज, 6% की दर के हिसाब से मुझे कितना मिला? 30,000 रुपए। और वहीं पे एचडीएफसी बैंक से मुझे 6% के हिसाब से कितना मिला? मान लेते हैं एवरेज 6% के हिसाब से 30,000 रुपए। तो दोस्तों यहां पे मुझे 30,000 रुपए दोनों बैंक से अलग अलग मिले हैं। किस पे? मेरी एफडी के इंटरेस्ट जो मुझे मिला है 30,000 मिले। तो अगेन दोस्तों इस केस में क्या होगा, आपका जो है एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर कोई टीडीएस कटेगा ही नहीं, क्योंकि जो 40,000 की लिमिट है, जो 50,000 की लिमिट है, वो पर बैंक है। वो टोटल एक्यूमुलेट करके नहीं देखनी कि सर मैंने 5 एफडी करवा दी तो टोटल पांचों बैंकों का जितना मेरा ब्याज बना उसके ऊपर टीडीएस नहीं। ये जो 40 और 50,000 की लिमिट है टीडीएस काटने की बैंक के द्वारा, ये पर बैंक की लिमिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं अपनी एफडीज को, एक बैंक में ना करके, एक लमसम एक बैंक में ना डाल के क्या करें, टुकड़ों में करा दें अलग अलग बैंक में, ताकि आपका एक बैंक से जो ब्याज है वो 40,000 या 50,000 से ऊपर ना जाए। अब भाई दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम साल की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होती है, तो दोस्तों आपको पता ही है कि आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आपकी टोटल पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, और अगर आपकी उम्र 60 साल के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। जो लिमिट रखी गई है उसके लिए 3 लाख रुपए रखी गई है। और अगर आप 80 साल के बराबर है उससे ज्यादा हो, तो आप उस केस में सुपर सीनियर सिटीजन कहलाए जाते हो। तो गाइस ये जो मैंने आपको तीनों लिमिट बताई है ना, ये हमारी ओल्ड रिजिम के हिसाब से है, और इसको कहा जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यानी कि एक ऐसी मैंडेटरी लिमिट जिसके ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम जाएगी तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, अपनी एज के हिसाब से आपकी इतनी इनकम है, तो दोस्तों उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। तो इनकम टैक्स लॉ यही कहता है कि अगर आपकी इन सारी लिमिट से आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, तो उस केस में यहां पे आपको एक रिलैक्सेशन दी गई है। आपको करना क्या है, आपको अपने बैंक में साल के स्टार्टिंग में जाना है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में पहुंच जाना है अपने उस बैंक में जहां पे आपने एफडी करवा रखी है, और क्या बोलना है कि ये लो भैया मेरा 15G और ये लो मेरा 15H। तो ये दोनों फॉर्म होते हैं 15G और 15H, जिसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी होती है बैंक को कि भैया मेरी जो इनकम है ना पूरे साल की, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। यानी कि मैं टोटल अपना ब्याज मिला लूं, मैं अपना कमीशन मिला लूं, ट्यूशन की इनकम मिला लूं, मतलब सारा कुछ अपनी इनकम मिला लूं ना, तो भी मेरी 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं जाएगी, तो भी मेरी 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, तो भी मेरी 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। तो दोस्तों उस केस में आप ये सिंपल सा फॉर्म 15G एप्लीकेबल होता है अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, और 15H एप्लीकेबल होता है अगर आपकी उम्र 60 साल के बराबर उससे ज्यादा, यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपल सी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि भैया आप बैंक जो है ना मेरा टीडीएस मत काटो, क्योंकि मैं तो 2.5 लाख से नीचे कमाता हूं यार, और जब 2.5 लाख से नीचे कमा रहा हूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपको तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप मेरा टीडीएस मत काटो। और अगर आपने टीडीएस काट लिया तो फिर क्या होगा, मुझे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उसका रिफंड भी लेना पड़ेगा। राइट दोस्तों, सर ये बताओ, लोग तो कहते हैं कि 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, वो तो टैक्स फ्री है। देखिए आपको कंफ्यूजन ही होना है, 7 लाख तक की इनकम जो बता रखी है ना उस पे आपको टैक्स भरना नहीं है। लेकिन क्या बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। तो दोस्तों दोनों सिचुएशन अलग हैं। यानी कि आप 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 3 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, टैक्स नहीं भरना। और दोस्तों ऐसे ही क्या, अगर आप 7 लाख तक की इनकम कमाते हैं तो ऑब्वियसली आपको आईटीआर तो वैसे ही भरनी पड़ेगी, लेकिन आपको टैक्स पे नहीं करना। और गाइस ये 7 लाख की जो लिमिट मैंने बताई है ये न्यू रिजिम के हिसाब से बताई है, हालांकि ओल्ड रिजिम के हिसाब से 5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कहते हो कि सर मेरा जो एफडी पे ब्याज मिल रहा है या मेरी जो बाकी की इनकम है ना
वो सब मिला के ना मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है। यानी कि मेरी टोटल जो साल की इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर जा रही है, वो 3 लाख से ऊपर जा रही है, वो 5 लाख से ऊपर जा रही है। तो अब बताओ क्या करें? तो उस केस में दोस्तों करना क्या है? उस केस में तो बैंक आपका टीडीएस काट लेगा, क्योंकि वो आपसे क्या लेगा? वो आपसे 15G 15H तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्या है, टोटल इनकम ज्यादा है साल की, जिसमें आपका एफडी का इंटरेस्ट भी मिला हुआ है। और दूसरा आप बोलते हो कि सर मैं इस तरह से प्लान भी नहीं कर पा रहा, यानी कि मैंने प्लान तो कोशिश करी करने की, मल्टीपल एफडीज कराने की अलग अलग बैंक के अंदर, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा बन रहा है, तो भी मेरा टीडीएस काट रहा है बैंक। तो भाई लास्ट इसके अंदर हमें क्या करना है? सोल्यूशन क्या है इसके बारे में? हमारा सोल्यूशन ये है कि आपका जो टीडीएस कटेगा ना, उसको सिंपली आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि 7 लाख तक की इनकम पे आपको जब टैक्स फ्री ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इतना ब्याज तो नहीं मिला होगा ना कि जिसके बेसिस पे आपका जो टीडीएस कटा है वो आपका रिफंड भी ना हो। तो आप सिंपली आईटीआर फाइल कर दें और अपना रिफंड ले लें। लेकिन मैं आपसे फिर भी यहीं पे बोलूंगा कि आप जो है किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लें अगर आपको रिफंड के केस में अपनी आईटीआर फाइल करनी है। हालांकि आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी जो अभी रिसेंट सीरीज आने वाली है आईटीआर फाइलिंग की, हमारे चैनल पर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की कंटिन्यू सीरीज आने वाली है 1 जून से। तो इसलिए कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करी आपको सारे पॉइंट समझा दिए, एफडी की लिमिट से लेकर कैसे आपको सेव करना अपना टीडीएस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।